हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हमने जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था तो एग्रीकल्चर के बेसिक्स के ऊपर हमने चर्चा की। उस बेसिक्स में हम अपना जो टॉपिक है ख़त्म किए थे किसमें, फसल चक्र में। फसल चक्र क्या होता है कि एक निश्चित समय में और निश्चित क्षेत्र पर, निश्चित जगह पर जब हम एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते हैं, किस आधार पर यह प्रक्रिया को अपनाई जा रही थी, एक फसल के बाद दूसरी फसल की मृदा की उर्वरा शक्ति और मृदा के जो भी भौतिक जो लक्षण है वो सभी या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सही तरीके से मेंटेन रहे। तो इस मेंटेनेंस, इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस चीज को बनाए रखने के लिए हम फसल चक्र की अवधारणा को लाए थे। और फसल चक्र क्यों करना चाहिए, उसके लाभ और फसल चक्र कैसा करना चाहिए, उसके बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। अभी का जो टॉपिक है हमारा सस्यन प्रणाली। तो सस्यन प्रणाली को समझने के लिए हमें पहले इस शब्द को समझना पड़ेगा, सस्यन क्रम। एग्रीकल्चर ये टॉपिक है, कुछ टिपिकल वर्ड्स हमें मिलेंगे, हमें उन शब्दों को अपने लैंग्वेज में आसान से शब्दावली में हमें समझते हुए चलना है। तो पहला चीज हम बात करते हैं सस्यन क्रम का, क्योंकि जब सस्यन क्रम समझ में आएगा तब सस्यन प्रणाली के बारे में हम बात कर पाएंगे। सस्यन का मतलब क्या होता है, सस्य का मतलब होता है क्रॉप, सिंपल सा मतलब है फसल। कृषि अलग चीज हो जाता है, फसल अलग चीज है। दोनों में हम अभी अंतर के बारे में बात करेंगे, अंतर हम देखेंगे। मगर जो हम पहले ये बात कर रहे हैं सस्यन क्रम को लेकर, सस्यन क्रम का मतलब क्या होता है कि जो फसल चक्र है, कोई भी फसल चक्र जब किसी क्षेत्र के अधिकतर किसानों द्वारा फॉलो किया जाता है, किसानों द्वारा जब फॉलो किया जाता है, अर्थात कोई एक फसल चक्र हमने बात किया, कोई भी एक फसल चक्र को यदि किसी एक निश्चित क्षेत्र में मैक्सिमम फार्मर्स, अधिकतर जो किसान हैं वो क्या करते हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग सब के सब उसे क्या करते हैं, उसी फसल चक्र को अपना रहे हैं, तो वो फसल चक्र ही क्या कहलाएगा, सस्यन क्रम कहलाएगा। जैसे एक गांव पर यदि कोई एक व्यक्ति अपने अकेले खेत में बस ऐसे फसल क्रम को उगाने की बात करता है, इस प्रकार से सिस्टम की वो बात कर रहा है फसल चक्र को लेकर, कि जैसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि कपास के साथ मेथी उगाना। हो सकता है एक किसान कपास के साथ मेथी की क्या कर रहा है, पैदावार ले रहा है, या हो सकता है धान के बाद गेहूं उगाने की बात करता है। पहले उसने खरीफ फसल में धान की फसल ली और रबी फसल में उसने गेहूं की फसल ले लिया, चना की फसल ले ली, हो सकता है, ये मान लिया। तो यदि ये पूरा एक गांव है, ये मान लेते हैं ये पूरा गांव है, ये गांव बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे खेत में बटे हुए हैं, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के खेत में। हो सकता है कि केवल इस खेत का जो मालिक है, ये जो किसान है, ये किसान बस केवल यदि धान के साथ में गेहूं की पैदावार ले रहा है तो उसी स्थिति में ये केवल फसल चक्र कहलाएगा। मगर यदि इस गांव के लगभग सभी किसान, जितने मैं राइट में लगा रहा हूं, लगभग मान लीजिए आप, इतने सारे जो किसान हैं, ये सब के सब किसान यदि इसी फसल चक्र को अपनाते हैं, अर्थात ये सभी किसान एक ही पद्धति को फॉलो कर रहे हैं कि पहले खरीफ में उन्होंने धान लिया और रबी फसल में उन्होंने गेहूं की फसल उपजाई, तो ये फसल चक्र है। इस एक फसल चक्र को एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अधिकतर किसान क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सस्यन क्रम कहलाता है। तो सस्यन क्रम का सामान्य सा तात्पर्य है कि अधिकतर किसानों द्वारा फॉलो किए जाने वाले फसल चक्र को ही सस्यन क्रम कहते हैं। बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था। अब यदि इसी सस्यन क्रम को, यही जो सस्यन क्रम है, सस्यन क्रम, इसी को जब हमने क्या कर दिया, मैनेजमेंट से जोड़ दिया, अर्थात इसको हमने प्रबंध भी कर दिया, तो इस स्थिति में ये कहला जाता है सस्यन प्रणाली। सस्यन प्रणाली बहुत छोटी सी बात है। देखिए सस्यन प्रणाली हम जो पढ़ रहे थे ये क्या है, सस्यन प्रणाली तब समझ में आ पाएगा जब सस्यन क्रम समझ पाएंगे, और सस्यन क्रम कब समझ में आएगा, जब फसल चक्र समझ में आएगा। तो फसल चक्र क्या होता है, अधिकतर किसानों द्वारा फॉलो किए जाने वाला या लागू किया जाने वाला फसल चक्र होता है एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित अवधि में। और यही जो सस्यन क्रम है, ये सस्यन क्रम
सस्यन प्रणाली कब बनता है? जब सस्यन क्रम को प्रबंधात्मक तरीके से किया जाता है, अर्थात सस्यन क्रम के साथ साथ हम उसमें मैनेजमेंट भी लागू करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सस्यन प्रणाली कहलाता है। तो सस्यन प्रणाली की जब बात करेंगे, सस्यन प्रणाली के ऊपर जब चर्चा करते हैं, तो सस्यन प्रणाली इंग्लिश में क्रॉपिंग सिस्टम कहते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो है, ये क्रॉपिंग सिस्टम है, ये क्रॉपिंग सिस्टम जो है, ये क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, इन दोनों का योग होता है, इन दोनों का समीशन होता है। अब क्रॉपिंग पैटर्न जो है सस्यन प्रणाली, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न तो हमने ये देख लिया कि निश्चित वातावरण में उपलब्ध संसाधन से आय प्राप्त करने हेतु अपनाया गया सस्यन क्रम और इसका प्रबंधन ही सस्यन प्रणाली कहलाता है। तो सस्यन क्रम क्यों कर रहे हैं हम लोग? आय प्राप्त करना मुख्य कारण है, मुख्य कारक है सस्यन क्रम अपनाने का। फसल चक्र को अधिकतर किसान क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो लोग अपने एक ही निश्चित भूमि से निश्चित समय में अधिकतम से अधिकतम आय प्राप्त कर सकें और उस आय प्राप्त करने की विधि में मृदा की उर्वरता एवं अन्य जो उसके भौतिक जो बातें हैं वो सभी के सभी क्या रहें? स्थायी बने रहें, उनमें किसी भी प्रकार का हाश ना हो, किसी भी प्रकार का उसमें डिक्रीमेंट ना आए उस चीज़ को लेकर। तो सस्यन प्रणाली की जो बात थी वो यही थी, सस्यन क्रम और प्रबंध दोनों को मिलाकर बनता है सस्यन प्रणाली। तो सस्यन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सस्यन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य है सभी संसाधन जैसे भूमि, जल, सौर विकिरण का समुचित उपयोग करना है। बात को ध्यान देंगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सस्यन प्रणाली का? जब इसके उद्देश्य की हम बात करते हैं तो ये उद्देश्य हो जाता है सभी जो संसाधन है, सभी संसाधन अर्थात भूमि हो गया, जल है और सौर ऊर्जा, इन सभी का समुचित उपयोग करना, इन सभी का समुचित उपयोग करना। बात को ध्यान देंगे, भूमि, जल, सौर ऊर्जा का समुचित उपयोग करते हुए, इनका उपयोग करते हुए उत्पादन स्तर को स्थिर रखते हुए हम कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं, इसी का अध्ययन किया जाता है कि इसमें सस्यन प्रणाली में। अर्थात उत्पादन स्तर को स्थिर रखने का तात्पर्य है कि भूमि की उपजाऊपन को और अन्य भौतिक तत्वों को स्थिर रखते हुए अधिक से अधिक हम उत्पादन करने की बात करते हैं। तो जितने अधिकतम हम उत्पादन ले सकते हैं, उस उत्पादन लेने के लिए ही जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वही हमारा सस्यन प्रणाली कहलाता है। यह तो बहुत छोटी सी बात हो गई। अब उत्पादन प्रणाली में या सस्यन प्रणाली की हम बात करते हैं। तो सस्यन प्रणाली अधिकतम उत्पादन की ओर जोर देता है। सस्यन प्रणाली का जो बात है, सस्यन प्रणाली ये क्या करता है? अधिकतम उत्पादन की बात करता है। तो अधिकतम उत्पादन लेने के लिए दो बातें आती है। पहला है परंपरागत किसान क्या करते थे? परंपरागत कृषक किसे फॉलो करते थे? किन दो बातों को? और दूसरा है आधुनिक कृषक। आधुनिक कृषक ये किन दो बातों को मूल रूप से जोड़ देते हैं? तो परंपरागत कृषि या परंपरागत कृषि प्रणाली के तहत एक ही भूमि से एक ही निश्चित समय में अधिकतम उत्पादन हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जैसे हम अधिकतम उत्पादन लेंगे तो बहुत सारी चीजों को हमें मैनेज करना पड़ेगा, और वही जो मैनेज कर रहे हैं फसल चक्र के साथ में, वही तो सस्यन प्रणाली कहला रही है हमारी। तो सस्यन प्रणाली क्या है? अधिकतम उत्पादन करने के लिए लाया गया एक टर्मिनोलॉजी है, एक पद है। और अधिकतम उत्पादन लाने के लिए जब वैज्ञानिक पद्धति का जन्म नहीं हुआ था, वैज्ञानिक पद्धति से जब कृषि नहीं होती थी, जब लोग परंपरागत रूप से कृषि कार्य करते थे, तो परंपरागत रूप से कृषि कार्य करने के लिए कौन सी दो बातों को महत्व देते थे? पहला है अधिकतम उत्पादन के लिए पहला चीज, परंपरागत कृषक उत्पादन को अधिकतम बढ़ाने के लिए पहला कृषि क्षेत्र में वृद्धि करते थे, या दूसरा है फसल के इकाई क्षेत्र में उत्पादन करते थे, उत्पादन में उत्पादकता बढ़ाकर। तो इसका पहला जो चीज है वह है कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर,
और दूसरा है इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर, उत्पादकता बढ़ाकर। कृषि क्षेत्र में वृद्धि कर अर्थात पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के पास क्षेत्र बहुत थे, बहुत खाली भूमि मौजूद थी। समय बढ़ने के साथ जनसंख्या जब बढ़ते गया तब तो कृषि क्षेत्र में कमी आनी चालू हुई। पहले एक कृषक, एक किसान 1 एकड़ या 2 एकड़ में खेती कर रहा है अपनी जरूरत के हिसाब से। जरूरत बढ़ी, उत्पादन बढ़ाना है, तो अब उसने कृषि क्षेत्र को बढ़ा दिया, अब वो 5 एकड़ में खेती करना चालू कर दिया। फिर जरूरत बढ़ी, फिर उसने उत्पादन बढ़ा दिया, उसने 10 एकड़ में खेती करना चालू किया। तो जैसे जैसे कृषि का क्षेत्रफल वो बढ़ाते जाएगा, कृषि के क्षेत्रफल में वृद्धि होने के फलस्वरूप भी अधिकतम उत्पादन हो रहा है। यह परंपरागत कृषि पद्धति के तहत उत्पादन बढ़ाने का पहला तरीका था। तो पहला तरीका क्या था, कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके। दूसरा तरीका है इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर। इकाई क्षेत्र मतलब पहले 1 एकड़ में मान लेते हैं हम 10 क्विंटल धान की उपज होती थी, अब वो ऐसे पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे उर्वरक उपयोग कर रहे हैं कि अब वो 1 एकड़ में 12 क्विंटल 15 क्विंटल धान उपजाने की बात कर रहा है और ऐसे तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। तो ये जो दोनों बातें हैं, ये परंपरागत कृषक के रूप में, परंपरागत तरीके से अपनाए जाने वाले तरीके थे। मगर जब आधुनिक कृषि की हम बात करते हैं तो आधुनिक कृषि में इन दोनों बिंदु के अलावा भी 2 और पॉइंट आ जाते हैं। आधुनिक कृषक अधिकतम उत्पादन कैसे लेते हैं, उपरोक्त तो दोनों पहला और दूसरा तो है ही, इनके अलावा तीसरा वो कौन से बिंदु की बात करते थे, इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर। अर्थात इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर, पहला तीसरा बिंदु। और चौथा था इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर। इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर। दोनों में अंतर है। परंपरागत कृषक अधिकतम उत्पादन लेने के लिए या तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि करते थे या इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाते थे। इकाई क्षेत्र अर्थात 1 एकड़ ही जमीन है, 10 क्विंटल से 12 क्विंटल 15 क्विंटल तक उत्पादन उन्होंने बढ़ा दिया। मगर जब आधुनिक कृषि आया तो यहां यह बात आ गई इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर। इकाई समय में उत्पादन बढ़ाने का तात्पर्य क्या है, पहले जैसे 1 वर्ष में अधिकतम 2 फसल लिया जाता था, समय 1 वर्ष है, खेत भी 1 एकड़ है, पहले 2 फसल लिए, अर्थात यह हुआ कि इकाई समय में 2 फसल ले रहे हैं और 2 बार उत्पादकता हम ले रहे हैं। अब क्या हुआ, आधुनिक कृषि आ गया तो जैसे पहले कटाई मिसाई के लिए मैनुअल पद्धति से उपयोग होता था तो समय काफी लग जाते थे। अब मशीन से होता है तो जिस दिन फसल पकी एक ही दिन में जाकर कटाई और मिसाई दोनों का काम हो गया, दूसरे दिन उसकी जुताई करके फिर से उसमें खेती लगा सकते हैं। तो जो बीच में 10-15 दिन का जो समय जो जा रहा था, पहले हल से जुताई करते थे, अब ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। तो मशीनीकरण को भी जब कृषि में लागू किया गया तो जो समय अंतराल है एक फसल लेने के लिए, जो समय अंतराल पहले 6 माह का होता था, अब वो समय अंतराल 4.5 माह से 5 माह का हो गया। तो बीच में 1-2 महीने का समय बच गया। दोनों फसल को मिलाकर देखेंगे तो 3 माह का समय बच जाता है। उस 3 माह के समय में एक और फसल ले लिया जा रहा है। अर्थात 1 वर्ष में एक ही भूमि से पहले 2 फसल लिया जाता था, अब फसल की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई है। खरीफ रबी के साथ जायद का भी फसल ले लिया जा रहा है। तो इकाई समय अर्थात इकाई समय का तात्पर्य है 1 वर्ष की हम बात कर रहे हैं। 1 वर्ष में पहले उत्पादन हम 2 बार करते थे, अब उत्पादन हम 3 बार कर रहे हैं, कई कई जगह पर 4-4 बार भी उत्पादन कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक तरीकों को इस्तेमाल करके। तो इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर, मगर यह कब संभव है, जब आधुनिकता को हम इसमें समावेश करेंगे, मशीनीकृत कृषि करेंगे, मशीनीकरण हम लाएंगे अपने कृषि में, तब यह होगा। तो इकाई समय में उत्पादन बढ़ाया और आधुनिक पद्धति को हमने किसमें उपयोग किया, इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर। देखिए, इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाना अलग स्थिति है और इकाई स्थान में बढ़ाना अलग बात है। दोनों में अंतर है। इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने का तात्पर्य यह था कि 1 एकड़ में 10 क्विंटल से उत्पादन को बढ़ा के हमने 12 क्विंटल किया। मगर इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाने का तात्पर्य यह होता है कि नीचे की भूमि पर कृषि हो रही है, 1 एकड़ ही है, 1 एकड़ भूमि पर कृषि हो रही है, मगर यहीं पर यदि इस तरीके से क्या किया जाए,
पिलर लगाकर या लकड़ी का लगाकर इस पर हमने इसी स्थान पर और भी कुछ फसल को कुछ ऊंचाई पर हमने लगा दिया, कुछ गैप पर लगा दिया, तो एक ही समय पर स्थान मतलब इसके चारों ओर के जो वातावरण है, इस चारों वातावरण पे यदि हम अपनी उत्पादकता ले रहे हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर। नीचे खेती जो हो रही है वो हो ही रही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हो सकता है बहुत से पेड़ लगा दिए गए हैं इस खेत के चारों तरफ और उस पेड़ पर बहुत से टोकरी लटकाकर उसमें छोटे छोटे फार्मिंग कर रहे हैं, अर्थात क्या है, क्षेत्रफल उतना ही है, मगर हम जमीनी स्तर के स्थान को उपयोग करने के साथ साथ हम उसके ऊपर के स्पेस एरिया को भी हमने यदि उपयोग किया, ऊपरी सतह को भी हमने उपयोग किया, तो ये हमारा क्या कहलाता है, इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर है। ये सिर्फ जमीनी क्षेत्र की बात करता है, ये पूरा का पूरा जमीन के साथ साथ आसमान की भी बात करता है। तो इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर भी हम क्या करते हैं, आधुनिक कृषि करते हैं। जैसे देखिए आज की स्थिति में एक बहुत अच्छा है मशरूम कल्चर, मेरे ख्याल से सभी कोई सुने होंगे। धान की खेती करने के लिए क्षेत्रफल चाहिए होता है, मशरूम की खेती करने के लिए स्थान चाहिए होता है। मशरूम की खेती को क्या किया जाता है, एक कमरे के अंदर भी, कमरे के अंदर का क्षेत्रफल छोटा सा होता है, यदि उसमें धान की पैदावार लेंगे तो बहुत कम धान मिलेगा उतने क्षेत्रफल में, मगर यदि उस जगह पर ऊपर में बहुत सारे जो रेलिंग्स रहते हैं उन सब में रस्सी निकाल कर इस प्रकार से, जैसे ये एक कोई कमरा है, अब इस कमरे में यहाँ ऐसे करके रेलिंग लगा दिया गया और इसमें ऐसे इस प्रकार से डोर निकालकर या रस्सी निकालकर इन सभी रस्सी पर इस तरीके से बकेट रख दिया गया और इन सभी बकेट में मशरूम का कल्चर कर दिया गया। अर्थात क्या हुआ कि इस जगह के स्थान का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया और इस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन से भी उत्पादन क्या हुआ, बढ़ गया। मशरूम भी तो कृषि का एक हिस्सा है, एक अंग है। यदि केवल इस रूम के क्षेत्रफल बस में, अर्थात जमीनी स्तर के क्षेत्रफल में यदि आप मशरूम उगाओगे उतना उत्पादन नहीं बढ़ेगा जितना कि हम उसके पूरे एंटायर स्पेस को हम कवर करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से सस्यन प्रणाली का उद्देश्य था कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, उत्पादन स्तर को स्थिर रखते हुए। उत्पादन स्तर को स्थिर रखने का तात्पर्य है कि मृदा की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति, जल क्षमता, ये सभी नियत बने रहे और ये नियत बने रहने के पश्चात भी उत्पादन अधिकतम हो। तो अधिकतम उत्पादन के लिए दो प्रकार की पद्धति प्रयोग की जाती थी। परंपरागत कृषक जो पद्धति उपयोग करते थे वो दो प्रकार से करते थे, या तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि करके या तो इकाई क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाकर। मगर आधुनिक कृषि में इन दोनों के अलावा तीसरा बिंदु उपयोग किया गया, इकाई समय में उत्पादन बढ़ाकर। यह मशीनीकरण के कारण संभव हुआ। और चौथा है इकाई स्थान में उत्पादन बढ़ाकर, अर्थात जमीनी क्षेत्रफल के साथ साथ उसके ऊपर मौजूद आसमान का भी जो एरिया है उसको यूज करके यह चीज को लाया गया। परंपरागत जो कृषक थे ये जिस तरीके से उत्पादन को बढ़ाए, ये जिस मेथड को फॉलो करते हैं इसको बोलता है ट्रायल एंड एरर मेथड। मगर आधुनिक कृषि जिस चीज के तहत उसको लेकर आए तो इसको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन बढ़ाया मगर इन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड से बनाया। ट्रायल एंड एरर मेथड का तात्पर्य यह होता है कि एक बार प्रयास करो, उसमें गलती हुई तो अगले बार प्रयास को बदल के करो। तो परंपरागत कृषक के पास पहले समय की कमी नहीं होती थी, जगह की भी कमी नहीं होती थी, तो अलग अलग स्थान पर अलग अलग समय में विभिन्न प्रकार के फसल चक्र को अपनाते थे। एक समय आने के बाद उन्हें पता चल गया कि इस फसल के बाद ये फसल ही उपयोग करना चाहिए, तभी फसल चक्र का बहुत अच्छा लाभ मिल पाता है। मगर वो कैसे किए, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन नहीं किया, उन्होंने 8 साल 10 साल के फसल उपज की गणना को देखा और उसके आधार पर ही वो कृषक क्षेत्र में अधिकतम उत्पादन की बात कर रहे थे। तो ये तो थी सस्यन प्रणाली की बात। सस्यन प्रणाली के बाद आता है कृषि प्रणाली। सस्यन प्रणाली का ही अगला जो हिस्सा होता है वो है कृषि प्रणाली। सस्यन प्रणाली, इसके बाद जो शब्द आता है वो है कृषि प्रणाली। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। सस्यन प्रणाली पर क्या होता है,
सस्यन प्रणाली पर मूल रूप से तो यही आया ना कि सस्यन क्रम को प्रबंधात्मक तरीके से कर रहे हैं हम, अर्थात मैनेजमेंट भी हमने उसमें क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो सस्यन क्रम के साथ में जब मैनेजमेंट लागू कर रहे हैं तब ये सस्यन प्रणाली कहलाया। मगर इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, फसल की बात होती है, फसल की चर्चा हो रही थी यहां पर। फसल अर्थात धान, गेहूं, चना, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनके ही हम बात कर रहे थे। मगर कृषि प्रणाली में क्या होता है, कृषि प्रणाली में सस्यन प्रणाली के साथ साथ सस्यन प्रणाली के साथ पशुपालन, एक नाम देखेंगे कृषि प्रणाली में क्या है, सस्यन प्रणाली तो हमने यूज किया ही, अर्थात फसल लेने के साथ साथ हम पशुपालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, दुग्ध का व्यवसाय कर रहे हैं हम। ये सभी चीजें जब हम मिला लेते हैं तब ये कृषि प्रणाली कहलाती है। तो कृषि का सामान्य तात्पर्य होता है, कृषि का मतलब होता है फार्म, मगर सस्यन का मतलब होता है क्रॉप। तो क्रॉप का मतलब है केवल फसल से संबंधित है, वो केवल धान, गेहूं, इस टाइप की चीज़ों से मतलब है कि हम बीज का रोपण कर दिया और खेत में वो बीज अंकुरित होकर पौध बनेगा, तो उससे रिलेटेड है। मगर कृषि प्रणाली में क्या है, उस पौध प्रणाली या सस्यन प्रणाली के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, दुग्ध पालन, इन सब चीज़ों को लेते हैं। हालांकि यही जो कृषि प्रणाली है, इन कृषि प्रणाली में मिश्रित कृषि भी इसी का ही एक हिस्सा है। जैसे देखिए, जब कृषि प्रणाली की बात करते हैं तो कृषि प्रणाली फार्म उद्योग, सस्यन, डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी, इन सब में आता है। मिश्रित कृषि भी यही कहलाता है। मिश्रित कृषि जैसे एक कृषि प्रणाली है और कृषि प्रणाली के साथ मिश्रित कृषि की हम बात करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। मिश्रित कृषि की जब हम बात करेंगे तो कृषि प्रणाली और मिश्रित कृषि ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक दूसरे के बराबर ही होते हैं, एक दूसरे के ही जैसे हैं। मगर दोनों में अंतर क्या होता है, कृषि प्रणाली और मिश्रित कृषि के उद्देश्य में अंतर है। मिश्रित कृषि का जो उद्देश्य होता है, मिश्रित कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, लेकिन कृषि प्रणाली का उद्देश्य होता है पारिस्थितिक संतुलन। तो कृषि प्रणाली का मुख्य उद्देश्य हुआ हम लोगों का पारिस्थितिक संतुलन, जबकि कृषि प्रणाली का है जीविकोपार्जन। इसमें प्रबंधात्मक तरीके से हम चीजों को लेते हुए चल रहे हैं कि परिस्थिति का संतुलन बना रहे, मगर मिश्रित कृषि में पारिस्थितिक संतुलन हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मिश्रित कृषि में सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन जो है मायने रखता है कि एक क्षेत्र से हम अधिकतम से अधिकतम कितना उत्पादन ले सकते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में कैसे उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में बात किया जाता है। तो कृषि प्रणाली और मिश्रित कृषि देखा जाए डेफिनेशन वाइज दोनों बराबर हैं, दोनों में एक ही है। सस्यन प्रणाली के साथ इन सब चीजों को करना, पशुपालन, मुर्गी, मधुमक्खी पालन, दुग्ध पालन, वानिकीकरण। अच्छा, कृषि प्रणाली में एक और शब्द आता है वानिकीकरण। वानिकीकरण संभवतः मिश्रित कृषि पे शामिल नहीं रहता है, क्योंकि कोई भी किसान जंगल नहीं बसाता कृषि करने के लिए, मगर वानिकीकरण या जंगल बसाना कृषि प्रणाली के अंतर्गत आता है। इसीलिए हम कृषि वानिकी, हमारे सिलेबस में एक छोटा सा टॉपिक भी दिया हुआ है जिसे हमें आगे पढ़ाई करनी है। तो इन दोनों में अंतर क्या है, वानिकीकरण वाले हिस्से को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब के सब मिश्रित कृषि के अंतर्गत आते हैं, मगर यदि मिश्रित कृषि में वानिकीकरण को जोड़ दिया जाता है तो यह कृषि प्रणाली आ जाता है। तो वानिकीकरण इसलिए जोड़ा गया क्योंकि पारिस्थितिक संतुलन हमें चाहिए, इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंटल हमें बैलेंस लेके आना है इसलिए। और मिश्रित कृषि जो रहता है ये मूल रूप से केवल जीविकोपार्जन के लिए उपयोग में आता है। तो ऐसे करके ये कृषि प्रणाली से संबंधित हमने क्या किया, इन बातों के ऊपर चर्चा की। अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सस्यन के प्रकार। सिलेबस में बहुत ही स्पष्ट रूप में इस चीज को लिखा हुआ है। अंतरा सेशन क्या होता है, बहु सेशन क्या होता है और इनसे संबंधित
बातों को किया गया है। तो अगला हेडिंग आप डालते हुए चलेंगे, वो है सस्यन के प्रकार। सस्यन के प्रकार के बाद हम पारिस्थितिक चीज के ऊपर बात करेंगे, कृषि पारिस्थिति के ऊपर।